नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? हमने बात की थी किस चीज की बच्चों? हमने बात की थी थर्मल इक्विलिब्रियम की, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, हीट की, इंटरनल एनर्जी की और वर्क की और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई हमारा हीट एनर्जी, हमारा हीट, हमारा वर्क डन और हमारी इंटरनल एनर्जी किस तरह से रिलेट करते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, तो अभी हम बच्चों बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एन ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन हैज एवरेज एनर्जी ऑफ 2 इंटू हाफ के बी टी। बच्चों ये भी हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में भी पिछले लेक्चर के अंदर हमने कुछ कवर किया था, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है हमसे कि भाई एक डायमेंशनल के अंदर हमारी जो एवरेज एनर्जी होती है, एक जैसे कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बच्चों मेरे पास, मुझे भी पता है कि अगर जो मेरे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो वो क्या कर सकते हैं, वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। या तो वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, या तो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, या तो वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ये है मेरा एक्स, ये है मेरा वाई, ये है बच्चों मेरा जेड, तो ये 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर ये मूव कर सकता है, तो ये हमसे क्या बोल रहा है? ये हमको बोल रहा है कि भाई 1 डायमेंशन के अंदर जो मेरी एनर्जी होगी वो होती है मेरी 1 डायमेंशन के अंदर। अब 1 डायमेंशन का मतलब एक, अगर मैं मोशन की बात करूं, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ये पार्टिकल है, मॉलिक्यूल जो है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो मैं इसकी एनर्जी को लिखूंगा हाफ के बी टी। ठीक है, हाफ के बी टी। और बच्चों ये अगर मुझे पता है कि भाई 1 डायमेंशन के अंदर क्या हो सकता है, हमारा मोशन जो होता है, एक अगर मैं एक मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये मेरा पॉजिटिव एक्स में ये ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ के बी टी। अरे यार मुझे ये पता है कि भाई अगर मेरा मोशन 1 डायमेंशन के अंदर है, तो वो पॉजिटिव के अंदर जा सकता है हमारा मॉलिक्यूल, या तो वो नेगेटिव के अंदर जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, भाई मेरे पास कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? 2 डायरेक्शन हो जाएगी, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? के बी टी के बराबर आ जाएगा 1 डायमेंशन के अंदर। जब मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो मोशन हो रहा है वो 1 डायमेंशन के अंदर हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो मेरी एनर्जी आएगी उसके केस के अंदर के बी टी। ठीक है, उसी तरह से बच्चों मुझे पता है कि भाई ये है, अगर मेरा क्या होगा, अगर ये मैं एक डायरेक्शन को मान लेता हूँ, 1D में मान रहा हूँ, तो मेरा 1D के अंदर बच्चों मेरा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव करेगा, या तो वो इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, या तो इस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। और उसी तरह से बच्चों जैसे अगर ये 1D है, तो हमारे पास क्या होता है? 3D हमारे पास होता है, 3 डायमेंशन के लिए हमारे पास होता है रियल लाइफ के अंदर। तो उस तरह से इस केस के अंदर हमारा क्या करेगा? सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 3 से। ठीक है, तो ये मुझे कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? मेरे को ये एवरेज एनर्जी मिल जाएगी ऑसिलेटर की 3 डायमेंशन के अंदर। कि भाई एक डायमेंशन के अंदर मेरी केबीटी होती है, क्यों? क्योंकि हाफ होती है बच्चों मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर और मेरी नेगेटिव होती है उल्टी तरफ। ठीक है, कि एक मोशन के अंदर अगर एक डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, तो उसकी एनर्जी जो आती है वो हाफ केबीटी बराबर आती है। और एक डायमेंशन के अंदर, 1 डायमेंशन के अंदर हमको पता है कि भाई 2 डायरेक्शन हमारे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मेरे दो तरीके से वो मूव कर सकता है। अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो सिंपली उसकी हाफ केबीटी हो जाएगी। और मुझे पता है कि भाई मेरा इस तरफ भी मूव कर सकता है और ये पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है, ये हो जाएगी इसकी केबीटी के बराबर हो जाएगी। और मुझे पता है कि जो मेरा मॉलिक्यूल है वो 1 डायमेंशन के अंदर तो मूव करेगा, और वो 3 डायमेंशन के अंदर भी मूव कर सकता है, क्योंकि वो फ्री है हमारे। जैसे कि हमारे पास कोई कंटेनर और ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी आ जाएगी मेरी 3 केबीटी के बराबर। फॉर अ मोल ऑफ सॉलिड द टोटल एनर्जी इज। अगर ये कह रहा है कि भाई फॉर अ मोल ऑफ सॉलिड्स, अगर मैं मोल की बात करूं, तो मेरी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी मोल के अंदर, अगर मैं उसको देखूंगा तो। ठीक है, हमने 1 मोल की बात की थी और हमको पता है भाई 1 मोल के अंदर कितने होते हैं हमारे Na, हमारे कितने होते हैं? मोल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 केबीटी इंटू Na। Na क्या है बच्चों? मेरा एवोगाड्रो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 1 मोल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा बराबर 3RT के बराबर आ जाएगा। ठीक है, Na बच्चों मेरा कुछ एवोगाड्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? 6.0022 10⁻23 कुछ वैल्यू हमारी ये होती है। मतलब मैं इतने सारे मॉलिक्यूल्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो ये 3RT के बराबर ही मेरी आएगी। जहां पर बच्चों मेरा क्या है? के बी टी इंटू Na क्या है? मेरा R के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब अगर हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर की,
तो मेरा क्या होगा बच्चों, मुझे पता है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, वो हमें बताता है कि डेल्टा क्यू जो होता है हमारा वो बराबर होता है डेल्टा यू के प्लस पी डी वी के बराबर होता है। इसके अंदर क्यू बच्चों हमारा होता है हीट, यू होता है बच्चों हमारी इंटरनल एनर्जी, और पी डी वी हमारा होता है वर्क डन। तो ये अप्रोक्सीमेटली कह रहा है कि भाई मेरा जब ये कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये मेरा बराबर होगा इस तरह से डेल्टा यू के। सेंस फॉर सॉलिड अगर ये कह रहा है कि भाई मेरा अगर डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी मेरा ये होगा बराबर, ये हो जाएगा मेरा अप्रोक्सीमेटली डेल्टा यू के। अगर मैं सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ तो सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं सॉलिड के अंदर मुझे पता है कि भाई उसके अंदर जो मेरा वॉल्यूम चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा, तो मैं इस वाले टर्म को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरा टेंडिंग टू हो जाएगा जीरो। तो मेरा डेल्टा क्यू जो होगा वो बराबर आ जाएगा मेरे डेल्टा यू के। ठीक है, और सी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों, सी को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से। तो मुझे यहाँ पर पता है कि भाई डेल्टा क्यू हमारा डेल्टा यू के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, और हमें पहले ही हमने यू निकाला हुआ था, यू हमने निकाला हुआ था 3RT के बराबर। तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा बच्चों, 3RT में पुट करूंगा तो मेरा क्या होगा 3RT डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वो मेरा 3R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ रही है हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर की, जब हम बात करें सॉलिड के केस के अंदर। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ रही है हमारी 3R। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्सटेंस। तो बच्चों हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कुछ स्पेसिफिक एंड मोलर हीट कैपेसिटी हमको दी गई है कुछ सॉलिड्स की। ठीक है, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम है, कार्बन है, कॉपर है, लेड है, सिल्वर है, टंगस्टन है, इनकी हमको स्पेसिफिक हीट हमको दी गई है और इनकी मोलर स्पेसिफिक हीट हमको दी गई है। ठीक है, ये हमारी कुछ टेबल है, इनका बच्चों हम यूज करेंगे आगे फर्दर। ठीक है, तो अगर हमको देखना पड़ेगा कि भाई किसकी एल्युमिनियम की क्या है, आखिर किस तरह से वो हम उसके अंदर एनर्जी अगर डिफाइन करेंगे तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। As shows that the experimentally measured value generally agree with the predicted value 3R at ordinary temperature। ठीक है, तो बच्चों ये कह रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंटली अगर हम मेजर्ड वैल्यू को हम बात करेंगे तो मेरा जो प्रिडिक्टेड आएगी वैल्यू वो आएगी 3R के बराबर। कब, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए, मतलब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर के लिए ये मेरा 3R के बराबर आएगा। और कार्बन बच्चों हमारा एक्सेप्शन है इसके लिए। द एग्रीमेंट इज नोन टू ब्रेक डाउन एट लो टेम्परेचर। और ये बच्चों जैसे कि ये 3 अगर R मेरा आ रहा है तो बच्चों ये कह रहा है कि भाई लो टेम्परेचर के लिए मेरा ये वैलिड नहीं रहेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होती है हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। द ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वाज कैलोरी। जो बच्चों हमारी यूनिट होती है बच्चों हीट की वो होती है कैलोरी। 1 calorie was earlier defined to be the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। ठीक है, तो भाई हमको ये कह रहा है कि जो भाई मेरी हीट की जो पहले हमारी यूनिट होती थी वो हमको बोल रही थी कि वो हमारी पहले यूनिट होती थी कैलोरी। और 1 कैलोरी को हम पहले कैसे डिफाइन करते थे, उसको हम डिफाइन करते थे कि जितना मुझे क्या चाहिए, मुझे अमाउंट ऑफ हीट मुझे चाहिए, किसको, मेरे को अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि मेरा जो हो टेम्परेचर बढ़ पाए 1 ग्राम ऑफ वाटर का बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास बीकर है और मैं क्या करूंगा, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो इसका मास है ये 1 ग्राम के बराबर है, और मैं मान लेता हूँ कि भाई इसका टेम्परेचर है कुछ मान लेते हैं T। अब मुझे कितना इसको क्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट इसको मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि क्या होगा, मेरा टेम्परेचर जो होगा, जो मेरा टेम्परेचर होगा 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मेरे 1 कैलोरी के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं वाटर ले रहा हूँ 1 ग्राम वाटर ले रहा हूँ और उसको मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं बढ़ा रहा हूँ उसका टेम्परेचर, उसको हीट प्रोवाइड करके, तो वो वाली जो हीट होगी बच्चों मेरी वो 1 कैलोरी के बराबर हो जाएगी। मतलब 1 कैलोरी क्या करेगी, हमारी 1 ग्राम के वाटर को
टेम्परेचर के मतलब वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी। ठीक है, तो 1 कैलोरी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं वाटर के केस के अंदर। ठीक है, with more precise measurement it was found that the specific heat of water varies slightly with temperature। तो कह रहे हैं कि भाई अगर हम मेजरमेंट लेंगे, प्रिसाइज मेजरमेंट लेंगे, तो हम देख पाएंगे कि भाई जो मेरा स्पेसिफिक हीट जो होता है वाटर का वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में। इट्स शोन दिस वेरिएशन इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन आता है वो 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आता है। For a precise definition of a calorie, it was therefore necessary to specify the unit temperature interval। तो बच्चों अगर हमको क्या करना है, अगर हमको डिफाइन करना है, कैलोरी को डिफाइन करना है, तो हमको अगर कैलोरी को डिफाइन करना है तो हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हम उस टेम्परेचर को, जैसे कि अगर मेरे पास जो वाटर है बच्चों, इसका मुझे टेम्परेचर पता होना चाहिए और इसके ऊपर डिपेंड ये करेगा कि भाई मेरा मुझे इसी का तो टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर मुझे क्यों हीट प्रोवाइड करना है तो मुझे इसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। 1 calorie is defined to be the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं 1 कैलोरी को किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, मैं उसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि भाई मेरे पास अगर वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, और मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहा हूं। कहां से? 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या चाहता हूं कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और जितनी मेरे को हीट मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो हो जाएगा बच्चों मेरा 1 कैलोरी के बराबर। अगर मैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर उसका मैं बढ़ा रहा हूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उस तरह से बच्चों हम 1 कैलोरी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वाटर के केस के अंदर। सिंस हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यार हमें पता है कि भाई जो हीट होती है हमारी वो क्या होती है, एक हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी वो होती है। इट इज प्रीट्रेबल टू यूज द यूनिट ऑफ जूल। तो बच्चों हमको पता है कि भाई जो एनर्जी जो हमारी होती है, हीट भी हमारी एक एनर्जी है, तो हीट की जो है मतलब ऑब्वियसली बात हो जाएगी, जो भी एनर्जी तो हमको पता है कि भाई जूल के अंदर उसको हम मेजर करते हैं, तो हम हीट को भी जूल के अंदर मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट को हम कर सकते हैं। इन SI यूनिट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज। तो बच्चों SI यूनिट के अंदर जो मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी वाटर की, वो हो जाएगी मेरी 4186 जूल किलोग्राम पर इनवर्स किलोग्राम इनवर्स केल्विन, दैट इज 4.816 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। This is called the mechanical equivalent of heat, defined as the amount of work needed to produce 1 calorie of heat is in fact just a conversion factor between two different unit of energy, calorie to joule। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये क्या है, हमारी एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट है हीट के, ये हमारी हीट है, जो इसको मैं डिफाइन करूंगा किस तरह से, जिसको मैं डिफाइन करूंगा कि भाई ये जो भी मेरा अमाउंट ऑफ वर्क है, ठीक है, जो भी मेरा अमाउंट ऑफ वर्क मुझे करना है किसके लिए, तो प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट, जाके मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को वर्क डन मेरे को कितना ऐसा करना है कि मेरा 1 कैलोरी ऑफ हीट वहां से प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, इन जस्ट अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कैलोरी और जूल। उस तरह से हम कैलोरी और जूल को क्या कर सकते हैं, उनका कन्वर्जन फैक्टर हम देख सकते हैं। ठीक है, सिंस इन SI यूनिट वी यूज द यूनिट जूल फॉर हीट, तो SI यूनिट के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, हम यूनिट जो होती है बच्चों हमारी जूल जो यूनिट होती है हमारी एनर्जी की, उसको हम यूज करते हैं हीट के लिए, वर्क और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों हम जूल जो है बच्चों हम ऐसे यूनिट जो हमारी जूल है हम हीट के लिए भी यूज करेंगे, वर्क के लिए भी यूज करेंगे, और जो हमारी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके लिए भी हम यूज करेंगे जूल के अंदर। द टर्म मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज नाउ superfluous and needed to not to be used. As already remarked, the specific heat capacity depend on the process or the condition under which heat capacity transfer take place.
तो वो जो ये कह रहा है कि भाई जो मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है डिपेंड करती है प्रोसेस पे और उसके कंडीशन पे, ठीक है, अंडर विच द हीट से जहाँ से मेरी क्या हो रही है, हीट कैपेसिटी ट्रांसफर हो रही है। तो मेरी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरी जो डिपेंड करेगी वो मेरी हीट कैपेसिटी ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर गैसेस फॉर एग्जाम्पल वी कैन डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट्स। तो बच्चों कह रहा है कि भाई गैसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं दो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई दो तरीके से हम स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दो स्पेसिफिक हीट हमारी हो सकती है गैस के लिए, एक जब हमारा क्या होगा, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा, और एक जब हमारा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दो इन चीजों के लिए हमको स्पेसिफिक हीट हमको मिल जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर एन आइडियल गैस वी हैव अ सिंपल रिलेशन। तो क्या कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास आइडियल गैस है, ठीक है, और उसके अंदर मेरा क्या होगा, मेरे पास सिंपल रिलेशन आएगा, Cp माइनस Cv हमारा बराबर होगा R के। ठीक है, और जहां पर बच्चों मेरा Cp क्या है, Cp बच्चों मेरा क्या है और Cv क्या है, मेरा मोलर हीट कैपेसिटी है ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp है बच्चों मेरा कांस्टेंट प्रेशर, Cv है मेरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमको ये बता रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसके अंदर बच्चों हमारा R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो मेरा Cp जो है बच्चों, मेरे जो मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उनका मैं डिफरेंस लूंगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों ये मेरे को R की वैल्यू ये हमें देगा, जो जिसके अंदर बच्चों मेरा R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमारी होती है 8.13 के बराबर ये होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। To prove the relation, we begin with the equation for 1 mole of gas. तो इसकी रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई हम 1 मोल ऑफ गैस हम यूज कर, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमको पता है कि वो क्या होता है, हमारा डेल्टा Q प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू PdV हमारा होता है। ठीक है, ये हमें रिलेशन पता है। If delta Q is absorbed एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा V इज 0। कह रहे कि भाई अगर मेरा डेल्टा Q क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब्ड हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो मेरा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं Cv को मैं क्या लिख सकता हूं, जो मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मेरा डेल्टा V 0 है बच्चों, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी मेरा 0 होगा, और मेरा इंटरनल एनर्जी और मेरा क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, और इसके अंदर भी W बच्चों हमारा होता है PdV, और हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, मतलब ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा 0। तो डेल्टा Q को मैं रिलेट कर सकता हूँ डेल्टा U से सीधा। तो मैं Cv निकाल रहा हूँ डेल्टा Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको मैं डेल्टा U बाय डेल्टा T भी लिख सकता हूँ। ठीक है, where subscript V is the dropped in the last step since U of an ideal gas depend only on temperature। ठीक है, तो इस ये जो बच्चों हमारा U होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की, वो डिपेंड करेगी किस पे, बस टेम्परेचर पर वो डिपेंड करेगी। The subscript denote the quantity kept fixed if on the other hand delta Q is absorbed at constant pressure। ठीक है, कह रहे कि भाई अगर मेरा सबस्क्रिप्ट डिनोट्स कह रहा है क्वांटिटी जो है केप्ट फिक्स्ड, अगर उसको हम फिक्स रख रहे हैं, जैसे कि अगर हमने प्रेशर को फिक्स रखा, वॉल्यूम को फिक्स रखा, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रेशर को फिक्स रखेंगे। तो ये मेरा Cp क्या हो जाएगा, डेल्टा Q करेगा, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके अंदर मेरा क्या था बच्चों, डेल्टा Q प्लस डेल्टा हमारा बराबर था किसके, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा W हमारा क्या था, PdV के बराबर था। तो इसके अंदर में जब मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, तो बच्चों मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये वाला टर्म हमारा रहेगा। तो मैं डेल्टा Q को अगर मैं रिप्लेस करूंगा Cp उसको अगर मैं लिखूंगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T, तो मेरे को ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T प्लस P डेल्टा V बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर।
क्योंकि इसके अंदर बच्चों हमारा वॉल्यूम चेंज हम मान रहे हैं, अब बस प्रेशर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, द सबस्क्रिप्ट P can be dropped from the first term since U of an ideal gas depend only on T. Now for a mole of an ideal gas PV is equals to RT. ठीक है, तो मेरा क्या कह रहा है, अगर हम आइडियल गैस की हम बात करें तो बच्चों हमारा रिलेशन होता है PV is equals to nRT, पर हम इसके अंदर मोल जो है एक ले रहे हैं फॉर अ मोल ऑफ आइडियल गैस, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि मेरा PV RT के बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके अंदर क्या करूंगा तो हमको ये क्या मिल जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मतलब, तो ये मेरा क्या हो जाएगा P डेल V डिवाइडेड बाय डेल T इज इक्वल्स टू R। ये मेरा रिलेशन ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वो हमारा रिलेशन मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल की एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा क्या आ रहा था, हमारा PdV जो आ रहा था वो R के बराबर आ रहा था। तो इसकी अगर हम PdV की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो मेरा वो R के बराबर आ जाएगा। तो मेरा मुझे पता है कि भाई ये मेरा डेल्टा U बाई डेल्टा T है। ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि ये मेरा क्या हो जाएगा डेल्टा U बाई डेल्टा T, और मुझे पहले ही पता है कि भाई CU भी डेल्टा U बाई डेल्टा T हमारा CV के बराबर था। तो मेरा यहाँ से CP माइनस CV क्या आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा इधर CP, ये हो जाएगा मेरा CV, और ये मेरा R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमारा इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, मेरा CP माइनस CV मेरा R के बराबर आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल की एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कह रहा है एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम is completely described by the specific value of some macroscopic variable called state variable. कह रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए for an every equilibrium state a thermodynamic system is complete. तो बच्चों अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हमको डिफाइन करनी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, तो हमको उसकी जो वैल्यू होगी स्पेसिफिक वैल्यू, उसको जैसे कि हम जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है, जैसे मेरा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेट वेरिएबल, जो कि डिपेंड करेंगे उसके स्टेट पे। जैसे कि मेरा टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि 10 डिग्री से मेरा जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मेरा स्टेट पे डिपेंड करेगा, मतलब इसके इनिशियल और फाइनल के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से बच्चों मेरा प्रेशर डिपेंड करेगा, जैसे मेरा 1 बार से जा रहा है कि मान लेते हैं 10 बार के ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या बात करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई मेरा जो है माइक्रो जो मेरा प्रेशर है जो मेरा चेंज हो रहा है, तो मैं इसकी बस स्टेट की बात करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं 1 बार से किस तरह से ये जा रहा है इसके बारे में ना बात करके मैं सीधा इसकी फाइनल और इनिशियल की वैल्यू के बारे में मैं बात करूंगा। उसी तरह से मैं वॉल्यूम की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मैं सीधा क्या बात बोलूंगा कि भाई 10 मीटर क्यूब से अगर मेरा 1 मीटर क्यूब हो रहा है वॉल्यूम, तो मैं उसके बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट की भी मैं बात करूंगा। ठीक है, उसके प्रोसेस की मैं बात नहीं करूंगा कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों हमारा स्टेट वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट वेरिएबल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या होता है हमारा स्टेट वेरिएबल का, फॉर गैस, गैस के लिए बच्चों हमारा होता है प्रेशर। तो भाई प्रेशर की बात करेंगे जब हम, वॉल्यूम की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, मास की कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, तो ये बच्चों हमारा गैस के लिए क्या होगा, स्टेट वेरिएबल इसके अंदर हम देखेंगे। लिक्विड के लिए बच्चों सेम रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, ये हमको पता है, ये हमारे स्टेट पे डिपेंड करेंगे ना कि पाथ पे। अभी बात करते हैं बच्चों हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की। The relationship between the state variable of a system in equilibrium is called an equation of state. जो बच्चों मेरा रिलेशनशिप होगा मेरा स्टेट वेरिएबल का, जो मेरा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उन सब का जो रिलेशन होगा, उन सब का जो रिलेशन होगा वही मेरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा। उससे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मेरा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करता है, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर सम सिंपल सिस्टम। तो कुछ बच्चों हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी हमारे कुछ सिंपल सिस्टम के लिए। तो आइडियल गैस के लिए बच्चों मेरा क्या होगा, सिंपली होगा मेरा वो PV इक्वल्स टू nRT। ये बच्चों म्यू क्या है, म्यू को यार बच्चों या तो तुम n भी लिख सकते हो या तुम इसको म्यू भी लिख सकते हो। म्यू क्या है बच्चों मेरा,
म्यू है बच्चों हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। या तो तुम इसको एन भी लिख सकते हो या तुम इसको म्यू भी लिख सकते हो। तो आइडियल गैस के लिए बच्चों मेरा क्या होता है, मेरा प्रेशर इंटू वॉल्यूम मेरा बराबर होता है एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर के बराबर ये होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सॉलिड के केस के लिए क्या होता है बच्चों, मेरा सॉलिड के केस के लिए अगर क्या होता है, मुझे पता है कि यार सॉलिड अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, कोई मेरे पास मेटल है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं हीट करूंगा, तो मुझे पता है भाई मुझे हीट करने से मेरा क्या होता है, मेरा एक्सपेंशन होता है, तो मेरा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। और मेरा अल्फा क्या है बच्चों, इसके अंदर बच्चों अगर मेरा क्या हो रहा है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास ये रोड है बच्चों, ये रोड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जैसे ही मैं इसके अंदर इसको मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, ठीक है। और ये बच्चों इस तरह से बढ़ेगा, ये हमारा कोफिशिएंट है, अल्फा हमारा कोफिशिएंट है, वॉल्यूम मतलब हमारा वॉल्यूम कोफिशिएंट है कि किस तरह से हमारा वो एक्सपेंड करेगा। उसी तरह से बच्चों लिक्विड के केस के अंदर भी हमारा वो सेम होगा बच्चों। उसी तरह से मैं वी इक्वल्स टू वी नोट, ये मेरा क्या है इनिशियल वी नोट, मतलब पहले जो इसकी जो क्या रहेगा, इसका जो वॉल्यूम रहेगा, और वो डिपेंड करेगा बच्चों, वो मेरा क्या हो जाएगा प्लस वी नोट बीटा डेल्टा टी से वो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि डेल्टा टेम्परेचर बढ़ाने से वो इस तरह से वो बढ़ जाएगा हमारा वॉल्यूम। सॉलिड का केस के अंदर ये रहेगा, लिक्विड के केस के अंदर ये रहेगा। जहां पर P है बच्चों मेरा प्रेशर, V है बच्चों मेरा वॉल्यूम, और म्यू है बच्चों मेरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। R है बच्चों हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है बच्चों हमारा टेम्परेचर, V नोट था बच्चों हमारा इनिशियल वॉल्यूम हमारे सॉलिड का या हमारे लिक्विड का। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा बच्चों हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कि किस तरह से, कि भाई मेरे पास अगर रोड है इस तरह से, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या होगा, ये लीनियर एक्सपेंड करेगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। अल्फा बच्चों मेरा लीनियर एक्सपेंशन है, और बीटा मेरा क्या है, वो है बच्चों मेरा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसे हम क्या देखते हैं वॉल्यूम, जैसे कि लिक्विड के केस के अंदर देखते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इस तरह से मेरा बीटा के टर्म्स के अंदर मेरा कोफिशिएंट जो होगा मेरा, वो इस तरह से मेरा वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और बच्चों मेरा जो ये अल्फा और बीटा होते हैं, इसके अंदर मुझे पता है कि भाई मेरा अल्फा क्या हो सकता है, मेरा अल्फा एक इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है और ये इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, ठीक है। और मुझे पता है मेरा जो बीटा है बच्चों मेरा वो एक्सपेंड कर सकता है 3 डायमेंशन के अंदर। तो मेरा बीटा अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा बीटा क्या हो जाएगा, मेरा बीटा बराबर हो जाएगा 3 अल्फा के, ठीक है, क्योंकि ये 3 डायरेक्शन के अंदर ये एक्सपेंड कर सकता है, और ये कर रहा है लीनियरली एक्सपेंड कर रहा है, और ये 3D के अंदर ये एक्सपेंड कर रहा है। तो इसके अंदर बच्चों मेरा वॉल्यूम क्या कर सकता है, 3 डायमेंशन के अंदर मेरा वो एक्सपेंड करेगा, पर लीनियर एक्सपेंशन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर या नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लीनियरली वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरा अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा बीटा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा के बराबर हम बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बात करते हैं बच्चों हम स्टेट वेरिएबल की टाइप कितने हमारे होते हैं स्टेट वेरिएबल के, ठीक है। एक होता है बच्चों हमारा एक्सटेंसिव वेरिएबल that depend on the amount of substance in the system, example volume, internal energy, mass। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से होते हैं बच्चों, वो वेरिएबल जो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, जो मास पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वेरिएबल दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट, उसके अमाउंट पे डिपेंड करेंगे, उसके ज्यादा होने पे, उसके कम होने के ऊपर डिपेंड करेंगे, उस सब्सटेंस के होने में, सिस्टम के ऊपर। जैसे कि मेरा वॉल्यूम बच्चों, अगर मैं क्या करूंगा यार, मेरे पास अगर मुझे पता है, अगर मेरे पास ये क्या है, छोटा सा एक बॉक्स है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उसके कंपैरेटिवली अगर मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मतलब इसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जैसे ही मेरा मास बढ़ेगा, मुझे पता है क्या, मेरा मास जो होता है, अगर मेरे को मास बढ़ाना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा मास भी मेरा इसका मास बढ़ जाएगा और वॉल्यूम भी मेरा बढ़ जाएगा। तो मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि मेरा वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंटरनल एनर्जी भी बच्चों हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी भी हमारी एनआरटी होती है, जो बच्चों वो भी डिपेंड करती है हमारे मोल्स पे, हमारे मास पे वो डिपेंड करती है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी होती है जो डिपेंड करेगी अमाउंट पे बच्चों, ठीक है, ये अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो ये होती है बच्चों हमारी एक्सटेंसिव वेरिएबल। उसी तरह से बच्चों उसके अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा हो जाएगा इंटेंसिव वेरिएबल। और वो क्या होती है, इंटेंसिव वेरिएबल हमारे होते हैं वेरिएबल
डेट डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो बच्चों डिपेंड नहीं करेंगे उनके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा था मास के ऊपर, पर ये डिपेंड नहीं करेंगे मास के ऊपर। जैसे कि हमारा प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। ठीक है, कि भाई टेम्परेचर मुझे पता है कि भाई मास कितना ही बढ़ा हो टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, हमारी मास अपन में वॉल्यूम होती है। मुझे पता है भाई छोटे से, अगर मेरे पास एक छोटा सा मेरे पास वॉल्यूम है लिक्विड का, वाटर का मेरे पास, या बड़ा सा लिक्विड है, तो दोनों के केस के अंदर मेरी डेंसिटी सेम होती है, क्योंकि डेंसिटी हमको पता है वो होती है हमारी मास अपन में वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बच्चों मुझे पता है कि छोटे से, अगर मेरे पास गिलास के अंदर मेरी कोई मेरा गिलास के अंदर वाटर रखा हुआ है या मेरा रिवर के अंदर वाटर रखा हुआ है, तो दोनों के केस के अंदर हमारी डेंसिटी सेम होती है। तो ये होता है बच्चों हमारा इंटेंसिव वेरिएबल, जो डिपेंड नहीं करता मास के ऊपर। ठीक है, ये होते हैं बच्चों हमारे टाइप ऑफ स्टेट वेरिएबल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।